Good afternoon, sir. Good afternoon. अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग स्फीयर इसमें शुरू किए हैं, ठीक ना। और स्फीयर का जो बेसिक होता है, स्फीयर का आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या इक्वेशन दिया हुआ है तो आप सेंटर रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार का मतलब कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं स्फीयर में। और पिछले क्लास में कुछ हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और भी बता रहे थे। बहुत सारा। अच्छा, पिछले वाला रिकैप करने की जरूरत नहीं है ना, सब क्लियर है ना जी। पिछला क्लास जो हम लोगों ने कराया वो क्लियर है सारा चीज। आगे मूव करें ना। हेलो। Yes, sir. ठीक है, ठीक, देखिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पता नहीं कल आप समझ पाए थे या नहीं। उसको आप देखिए। हेडिंग आपका यही चल रहा है, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर आपका चल रहा है। इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। पता नहीं कल आप लोग समझ पा रहे थे नहीं। जिस प्रकार से आपका एक नहीं होता है कि कोई लाइन किसी पर्टिकुलर फिगर को टच कर रहा है या नहीं। यहाँ पर क्या होगा, कोई प्लेन जो होगा किसी स्फीयर को टच करेगा। कोई प्लेन जो होगा वो किसी स्फीयर को टच करेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, इस प्रकार का बात हम लोग बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये बताया जा रहा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब कोई प्लेन जो है किसी स्फीयर को कब टच करेगा, इस प्रकार का चीज आपको बताया जा रहा है। और इससे रिलेटेड चीज आपको पूछा जाएगा वहां पर एग्जाम में जो है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां डेफिनेटली रहेगा। देखिए, आपका इस प्रकार का मैटर में लिख रहा हूं। ये तो आपका पेज हेडिंग हो गया। यहाँ देखिए इस प्रकार का होगा, टू फाइंड द टू फाइंड द कंडीशन to find the condition that Lx plus My plus Nz, ठीक है, इक्वल टू P। एक किस चीज का इक्वेशन है, Lx plus My plus Nz इक्वल टू P जो है एक टेंजेंट प्लेन है। To find the condition that Lx plus My plus Nz equal to P, to find the condition that Lx plus My इतना be a tangent plane touch the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux
2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। आपको एक कंडीशन दिखाना है कि क्या कंडीशन होगा कि ये प्लेन जो है इस स्फीयर को टच करेगा। क्या कंडीशन होना चाहिए कि प्लेन जो है वो स्फीयर को टच करेगा। ठीक है, कल मैं इसको एक तरीका से बताया था, कल ये समझ में आएगी नहीं, लेकिन फिर से देखिए इसको। कल मैं बता रहा था, इस प्रकार का एग्जांपल दे रहा था आपको। मान लीजिए कि ये आपके प्लेन है, ये प्लेन है, इस पर आपने फुटबॉल रख दिया, तो फुटबॉल इस पर रख दिया तो ये टच उसी कंडीशन में करेगा। पहला चीज कि स्फीयर का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो सेंटर से इस प्लेन पर के परपेंडिकुलर दूरी के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस प्लेन जो है स्फीयर को टच कर जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि एक फुटबॉल को आपने यहाँ पर रख दिया तो ये टच किस कंडीशन में कर रहा है कि ये स्फीयर का जो रेडियस है वो किसके बराबर हो गया, तो स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर का जो लंबवत दूरी होगा ये दोनों यदि बराबर हो जाएगा तो टच करेगा। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा फिगर के थ्रू आपको दिखा दे रहा हूं। इधर देखिए, इसको एक तरीका से इसका रिजल्ट में देखिए, सबसे पहले गिवन स्फीयर आपके पास स्फीयर दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपके पास स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है तो सबसे पहले आप इसका सेंटर रेडियस को फाइंड आउट कर लें कि सेंटर रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग ये निकाल देते हैं कि इसका सेंटर जो होगा, सेंटर, इसका सेंटर हो जाएगा जो कि आप पहले से जानते हैं माइनस यू माइनस v माइनस w, और ऐड करके इसका रेडियस जो है ये किसके बराबर होगा, तो रेडियस भी आप जानते हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d है, रेडियस हो गया। तो मेरा कहना ये है कि आज कब टच करेगा वो चीज, उस कंडीशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ एक मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपका उधर कर देते हैं। यही मान लीजिए कि आपका स्फीयर है, अब स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा फिगर को मैं छोटा बना दिया। ये मान लीजिए कि आपका स्फीयर है और यही प्लेन जो है इसको टच कर रहा है। इस प्लेन का नाम मैंने दिया है ax प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। इसका जो सेंटर हो गया, जहां का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं माइनस u माइनस v माइनस w, ये टच एक ही स्थिति में कर सकता है यदि ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहा हूं कि प्लेन touch the sphere, touch the plane touch the sphere if, देखिए क्या इसमें लिखा जा रहा है, रेडियस जो होना चाहिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस जो होना चाहिए वो इक्वल किसके होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस जो होना चाहिए वो एक तरीका से स्फीयर के सेंटर से प्लेन का लंबवत दूरी के बराबर होना चाहिए। अर्थात क्या है हो जाएगा, ये रेडियस जो है आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये बराबर होगा। अब लंबवत दूरी आपको प्लेन पर निकालना है, C से पॉइंट C से लंबवत दूरी निकालना है, तो बहुत इजी वे में आप निकालते हैं। क्या करेंगे, यही वाला कोऑर्डिनेट को यहाँ शिफ्ट करेंगे। आपको बताया गया है कि किसी पॉइंट से प्लेन पर का लंबवत दूरी आप कैसे निकालते हैं, वही वाला कोऑर्डिनेट को आप शिफ्ट करते हैं। तो देखिए x के जगह माइनस u आ जाएगा, मतलब माइनस lu माइनस mv माइनस nw माइनस p को भी मैंने उधर ले लिया, और बटा में रूट ओवर में आपको पता है x के गुणांक का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। और अब उसके बाद आप आसानी से इसको इधर ले लीजिए, ये हो गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, साथ में हो गया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू में हो गया
माइनस आप चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, एन यू प्लस हो गया एम भी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी, ये चीज कंडीशन आ गया। अब आप इसमें अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने से स्थिति देखिए हो गया यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इनटू आ गया एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और स्क्वायरिंग होगा तो ये हो गया एन यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर। यही कंडीशन होगा यदि प्लेन स्फीयर को टच करेगा तो ये कंडीशन निकल कर आएगा। ये पता चल रहा है आप लोगों को? ठीक है जी, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्लियर है? ठीक है ना? इसमें मेन रूप से आपको यही समझना है कि रेडियस जो होगा वो सेंटर से प्लेन पर के परपेंडिकुलर दूरी के बराबर होगा तो ये टच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज दो केस होगा, या तो स्फीयर को कट कर देगा और नहीं तो फिर दूरी रह जाएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल हम बता रहे हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए, जो लोग हल्का फुल्का समझ। हेलो सर। हाँ बताइए। जो सेंटर सर माइनस यू भी डब्ल्यू रखे हैं ना सर, उसको हाँ। यू भी डब्ल्यू करते हैं कि नहीं सर? नहीं, यू भी डब्ल्यू जो है सेंटर आपका एक्चुअली जो स्फीयर हम लोग जो लिए हैं उसका सेंटर माइनस यू भी डब्ल्यू ही होगा। ये ऐसा नहीं इक्वेशन लिया है आपका प्लेन क्या नाम है स्फीयर का जो जनरल इक्वेशन है ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इस प्रकार से है। और जो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े हैं स्फीयर का वो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर। तो वहां जो परफेक्ट स्क्वायर सजता था x माइनस अल्फा, और यहाँ जो आप परफेक्ट स्क्वायर सजा रहे हैं वो हो जाएगा x प्लस यू। तो प्लस यू आएगा, कहीं ना कहीं उसमें माइनस लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ पता चल रहा है आपको? क्योंकि उसके जस्ट चिन्ह में थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है। ठीक है जी? हेलो? यस सर। चलिए ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इस पर आपका पोर्शन वहां पर रहेगा टेंजेंसी के लेकर। देखिए पोर्शन बताते हैं जिससे आपको बहुत इजी में समझ में आएगा। अच्छा, कुछ लोग शायद ये भी ध्यान रख रहे होंगे कि बहुत लोग कैलकुलेशन लंबा है। कैलकुलेशन तो मैं समझाने के लिए बोर्ड पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा स्पष्ट समझाया जाना है, लेकिन ये क्या नाम है पीजीटी वाला में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही होगा और यहाँ समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप वहां पर बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में पहुंच जाएगा वहां पर। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें किया जा रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को हालांकि प्रूविंग के सेंस में बाद में इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन देखिए इसको पहले प्रूफ दैट द प्लेन, ये क्वेश्चन आपको क्लियर करा देगा। प्रूफ दैट द प्लेन 2x plus y minus z equal to 12. Prove that the plane this touch the sphere स्फीयर का नाम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 24। अच्छा, इस स्फीयर के संदर्भ में आप क्या बता सकते हैं? जिसको मैंने राउंड किया उस स्फीयर के संदर्भ में आप क्या बात कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं वो स्फीयर के विषय में? जिसको मैंने ब्रैकेटिंग राउंड किया वो स्फीयर के संदर्भ में आप क्या बता सकते हैं? सेंटर है 0 0 सर, ओरिजिन में रेडियस हाँ, है उसका 24। सेंटर 0 0 है और रेडियस हो जाएगा उसका 24 का रूट। ठीक है, बहुत बढ़िया। उस स्फीयर का हमने स्फीयर देखते ही आपको जानकारी होना चाहिए कि उसका सेंटर रेडियस क्या होना चाहिए अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। चलिए देखिए बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट द प्लेन इतना टच द स्फीयर, ठीक है, और बाद में कांटेक्ट पॉइंट भी निकालना है। ऐड करके लिख देते हैं एंड फाइंड द कांटेक्ट पॉइंट
देखिए दो क्वेश्चन इसमें दिया है, हालांकि प्रूफ दैट के सेंस में है, एक तो क्वेश्चन किया गया है, इसको आप आसानी से समझ लें। तो देखिए पहले तो आपको एक पीछे भी मैंने समझा दिया, अभी भी बता रहा हूं कि स्फीयर प्लेन जो है स्फीयर को तभी टच करेगा, वही सेम कंडीशन, रेडियस जो होगा वो किसके बराबर होगा, सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर दूरी के बराबर। तो देखिए आपके पास यहाँ स्फीयर है, तो एक तरीका से इसको आप लिख सकते हैं गिवन स्फीयर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24। इसको देखकर आप लिख सकते हैं फिर सेंटर, इसका जो सेंटर होगा ये आपका 000 होगा, और इसका रेडियस भी आप लोग समझ रहे हैं √24 होगा। अच्छा अब देखिए इसमें मैं वो बात को लिख रहा हूं, यहाँ बल्कि हम फिगर दिखा देते हैं, यही फिगर दिखा देते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से, यही आपका स्फीयर है, ये स्फीयर, ये जो है ये आपका प्लेन है, प्लेन जो आपको मिला हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12, ये आपको प्लेन मिला हुआ है, दोनों किसी पॉइंट पर कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट में उसके साथ है। तो सबसे पहले तो स्थिति ये आपको क्लियर करना है कि प्लेन स्फीयर को टच करेगा, तो प्लेन स्फीयर को टच करेगा तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी स्फीयर प्लेन को टच करेगा। देखिए यहाँ पर दोनों एक ही चीज है, इसको आप ध्यान रखें, यहाँ सेंटर इसका 000 हो गया, और ये देखिए ये इसका रेडियस भी कहलाएगा। आप दोनों चीज जान रहे हैं, ये जो है अगर कांटेक्ट पॉइंट को आप पी लिख दें, कांटेक्ट पॉइंट का नाम मैं पी दे दिया और सेंटर का नाम मैंने सी दे दिया, तो एक तरीका से सीपी अभी रेडियस भी कहलाएगा। एक सीपी निकालने का तरीका क्या है, थ्रू द रेडियस, और दूसरा सीपी निकालने का क्या तरीका है, तो बहुत दिन से आप सीख रहे हैं, किसी पॉइंट से प्लेन पर का परपेंडिकुलर दूरी, एक आपके पास प्लेन है और यहाँ पॉइंट है, ये लंबवत दूरी निकालने का तरीका बहुत बार आप कैलकुलेशन कर दिए। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि प्लेन, सबसे पहले तो हम लोग ये कर दिए, रेडियस इसका आ गया और ये निकाल देते हैं, रेडियस आ गया, एगेन करके ये निकाल रहे हैं, एगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीपी ये निकाल रहे हैं। तो आपको परपेंडिकुलर दूरी निकालने आता है, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट को जहां पर परपेंडिकुलर दूरी जिस पर निकालना है उसमें शिफ्ट करते हैं। प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर दूरी निकालना है तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आप एक्स वाई जेड के जगह रख देते हैं। तो देखिए कितना हो गया, 2 × 0 और प्लस हो गया 0 माइनस 0 हो गया, उसको आप इधर ही ले आए 12, और बटा में रूट ओवर हो जाएगा x के गुणांक का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, और ये आपका हो गया z के गुणांक का स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो -12, और लंबाई कभी माइनस होता नहीं है, माइनस आ भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं कर लेना है, और नीचे आपका हो जाएगा 4 और 2 6 यानी √6 हो गया। यदि इसको आप थोड़ा सा हल करें तो ये आपका आ जाएगा -12, √6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ये हो गया नीचे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, नेगेटिव को मैंने हटा दिया, ये 2√6 हो गया, और 24 को भी आप क्या बोल सकते हैं 2√6। इससे आप क्या देख रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं कि सिंस रेडियस जो है, सिंस रेडियस इज इक्वल टू, ऐसे लिख रहे हैं, सिंस रेडियस जो है ये किसके इक्वल है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर to the plane, hence plane touch the sphere, इसलिए प्लेन क्या करेगा, स्फीयर को टच करेगा। ये क्लियर हो गया जी, इस ये जो है प्लेन स्फीयर को टच करेगा। अब इसमें उसको क्वेश्चन जब पूछना रहेगा तो वो क्या काम करेगा, किसी एक जगह प्लेन में ही वो कांस्टेंट वगैरह लगा देगा और पूछेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस प्लेन टच द स्फीयर। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, बताइए। यस सर। और लोग एक चीज क्लियर है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट डाउनलोड लीजिए।
अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक और है, उसको भी मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन का सेकंड सेक्शन को भी मैं हल कर रहा हूँ। इसमें हालांकि सेकंड सेक्शन का ऑब्जेक्टिव आपके पास उम्मीद है कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट खोजेगा तब क्या करेंगे? अगर कांटेक्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो आप बगैर सोल्व किए भी आंसर ला सकते हैं, ऑप्शन से। कैसे? अगर मान लीजिए कांटेक्ट पॉइंट 4 को दिया रहेगा तो कोई भी ऑप्शन को बारी बारी से दोनों में से किसी को सेटिस्फाइड कराएंगे, सेटिस्फाइड हो गया वो आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम निकालने का तरीका आपको बता देते हैं कि लाइन अगर प्लेन को टच करेगा तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, कांटेक्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्लेन जो है वो स्फीयर को जिस पॉइंट पर टच करेगा उसका कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस ये क्या चीज है, इसको आप बोलेंगे कि ये जो प्लेन है ये स्फीयर को टच कर रहा है, 2x + y - z = 12 जो है स्फीयर को टच कर रहा है। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले बोला जा रहा है 2x + y - z = 12 इज ए टेंजेंट प्लेन। ध्यान रखिएगा ये क्या चीज आपको मिला हुआ है, ये टेंजेंट प्लेन है। 2x + y - z = 12 जो है ये टेंजेंट प्लेन है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, अब चूंकि आपको कांटेक्ट पॉइंट निकालना है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आप कुछ लेट कर लीजिए, x1 y1 z1। आप मान लिए ये चीज कि प्लेन जो है स्फीयर के किस पॉइंट पर टच कर रहा है, प्लेन जो है स्फीयर के किस पॉइंट पर टच कर रहा है, P पॉइंट पर कर रहा है, जहां का कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिया x1 y1 z1। ठीक है। अच्छा, आप बताएंगे रैपिडली, बताइए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, इसके विषय में आपको बताइए हमको। मान लीजिए स्फीयर का इक्वेशन x² + y² + z² = a²। ध्यान देंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग शायद याद है कि नहीं है। ए स्फीयर का इक्वेशन है, यही आपका स्फीयर है। स्फीयर के पॉइंट P यानी x1 y1 z1, स्फीयर के पॉइंट P पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है बताइए आपको। स्फीयर के किसी पर्टिकुलर x into x1 plus y into y1 plus z into z1 is equal to a²। अब ठीक है, बहुत बढ़िया, यही हम जानना चाह रहे थे। अब स्फीयर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x(x1) कल मैंने बताया है प्लस y(y1) प्लस z(z1) बराबर a², यही होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो चूंकि ये प्लेन इसको टच कर रहा है तो टेंजेंट प्लेन ऑलरेडी गिवन है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लिए कि स्फीयर के P पॉइंट पर प्लेन टच कर रहा है, स्फीयर के P पॉइंट पर प्लेन टच कर रहा है। तब आप क्या करेंगे, लिख देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट P x1 y1 z1। एक हम लोग अपने से टेंजेंट प्लेन लिख रहे हैं P पॉइंट पर। तो क्या अभी आप लोग बता रहे थे x(x1) plus y(y1) plus z(z1) z(z1) इक्वल टू होता है a², और a² का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया गया है 24। ये समझ में आ रहा है। ए मैंने टेंजेंट प्लेन, सबसे पहले तो मान लिए कि प्लेन जो है स्फीयर को टच कर रहा है x1 y1 z1 यानी P पॉइंट पर। तो एक हम लोग टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन अपने निकाल लिए और एक टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आपको गिवन है। तो एक तरीका से ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन गिवन है, मतलब यही वाला टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन गिवन है और वही टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हम लोग अपने से निकाल लिए। इसका मतलब हो गया कि बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, यानी दोनों के दोनों इक्वेशन जो है एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या दूसरे में आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों जो इक्वेशन है वो आइडेंटिकल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट लिख दीजिए, इसको सेकंड लिख दीजिए। यहाँ लिखा जा सकता है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल, लिख सकते हैं आइडेंटिकल। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल, और नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, एक ही प्लेन का दो इक्वेशन, और एक ही प्लेन का दो इक्वेशन अगर आ गया तो इसका मतलब कोरिस्पोंडिंग कोफिशिएंट अनुपात में बराबर होगा। तो या आप पढ़े होंगे पहले से भी कि दो इक्वेशन अगर एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो उस समय क्या स्थिति होगा, पहला इक्वेशन के x का गुणांक बटा में दूसरा का x का गुणांक बराबर पहला के y का गुणांक डिवाइडेड बाय सेकंड के y का गुणांक, इस प्रकार से चलेगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर पहला में x का गुणांक 2 है, दूसरा में x का गुणांक x1 है, पहला में y का गुणांक आपका 1 है, दूसरा में y का गुणांक y1 है, तीसरा में z का गुणांक -1 है, इसमें z1 है, और इसमें कांस्टेंट का वैल्यू 12 है और इसमें 24 है। ये कांटेक्ट पॉइंट निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक ना। ऑप्शन अगर दिया है उससे मैच कराइए, तो ये भी कोई बहुत नहीं टफ है, 1 से 2 लाइन का हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ था और एक टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो पॉइंट आपको निकालना है वो आपने निकाल लिया। अब दोनों इक्वेशन एक ही प्लेन को बता रहा है तो क्या हो जाएगा, वही अनुपात में इक्वल होगा। अब देखिए वैल्यू निकाल देना, ये दोनों को कुछ समय के लिए आप ब्लॉक रखें, ये दोनों को यदि आप ब्लॉक रख रहे हैं तो x1 का मान तुरंत आ जाएगा, ये आ गया, ये आपका कट जाएगा, ये हो गया सर देखिए 2/x1 बराबर 12/24 और आप इसको हल करेंगे तो x1 का वैल्यू 4 आ गया। देखिए ध्यान से, x1 का वैल्यू 4 आ गया। इसी प्रकार से जब आगे चलेंगे फिर दो रेशियो को बराबर कीजिए, सेकंड और फोर्थ को, तो 1/y1 बराबर 12/24, इसको आप हल करेंगे तो y1 का वैल्यू 2 आ गया। फिर से यदि आप चलेंगे तो -1/z1 का वैल्यू 12/24, इससे आप हल करेंगे तो z1 का मान -2 आ गया। यानी पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट P आ गया 4 2 -2। ये क्लियर है जी, बताइए आप लोग, ये पॉइंट निकालने का तरीका हो गया। अगर कोई प्लेन किसी स्फीयर को टच कर रहा है तो टचिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं इसके बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ए सर्किट, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ए सर्किट, ये आपका हेडिंग हो गया, इस पर ध्यान रखिए। अच्छा आप लोग ये चीज ध्यान रखे होंगे, थोड़ा सा ऐसा बात आप समझिए, इसको देखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर मान लीजिए a स्क्वायर है, और इधर आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 है। ये दो इक्वेशन है। ऊपर वाला किस चीज का इक्वेशन है, ऊपर वाला किस चीज का इक्वेशन है, किस चीज का इक्वेशन है, और नीचे वाला किसका इक्वेशन है, प्लेन, प्लेन का। तो एक चीज आपको माइक बंद रखेगा, सुनिए ध्यान से। मैं एक बता रहा था आपको कि अगर दो प्लेन के इक्वेशन को यदि आप कंबाइंड तौर पर पढ़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगा इन जनरल फॉर्म। आप पहले पढ़ रहे थे कि दो प्लेन के इक्वेशन को यदि आप एक साथ पढ़ते हैं तो वो लाइन कहलाएगा जनरल फॉर्म। और कभी भी ध्यान रखना है कि अगर स्फीयर और साथ में प्लेन अगर एक साथ आ जाएगा तो ये दोनों के कंबाइंड फॉर्म को आपको क्या पढ़ना है,
ऐसे तो सर्किल का एक 2D के फिगर होता है, सर्किल के विषय में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि आप स्फीयर और प्लेन को एक साथ अगर पढ़ें तब उसको क्या पढ़ना है, सर्किल। स्फीयर का इक्वेशन साथ में पढ़ना है प्लेन के इक्वेशन, यदि दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो एक कंबाइंड फॉर्म में कहलाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर स्फीयर भी दे दे बगल में प्लेन भी दे दे तो दोनों के कंबाइंड इक्वेशन को आप पढ़ेंगे सर्किल। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? आप लोग देखे होंगे, देखिए ध्यान से, अभी गर्मी का टाइम है, इसमें देखे होंगे जो तरबूज होता है, ध्यान रखिएगा, तरबूज तो स्फेरिकल फॉर्म है लगभग तरबूज जो होता है वो स्फेरिकल फॉर्म होता है। एक प्लेन, प्लेन मतलब वो आरी टाइप का चीज है या नाइफ वगैरह जो होता है, उसको काटने वाला जब दोनों के हेल्प से जो फिगर बनता है दैट इज सर्किल। आप केयर करेंगे, पता नहीं हो सकता है कि थोड़ा सा फिगर और इधर उधर हो जाए, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज करते हैं, अगर आपके पास एक तरबूज है और नाइफ जो हुआ वो प्लेन हुआ, नाइफ कहिए या आरी कहिए वो प्लेन हुआ, और तरबूज जो हुआ स्फीयर हुआ, अगर आप तरबूज को नाइफ से काटते हैं तो जो फिगर आपका तैयार होता है दैट इज सर्किल। ये बात आप समझ रहे हैं? तो उसी को मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूं कि यदि आपको स्फीयर का भी इक्वेशन दे और प्लेन का भी इक्वेशन दे, दोनों को कंबाइंड तौर पर अगर कोई पढ़ने के लिए कहेगा तो दोनों मिलाकर फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाएगा। ये क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है जी, हेलो, ठीक है ठीक ना? तो यहाँ मैं बंद रखिए, यहाँ आपका स्फीयर का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है, दोनों को कंबाइंड तौर पर अगर पढ़ने के लिए कोई बोलेगा तो आप सीधा बताएंगे ये जो है सर्किल का इक्वेशन है। तो अभी आपका हेडिंग देखिए, कुछ लोग आप सोचते होंगे कि अरे 3D फिगर में या स्फीयर में सर्किल कहां से आ गया, तो जो चीज मैंने बताया उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए सर्किल। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम इसको लिख देते हैं, अगर इसको सर्किल का इक्वेशन देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0, और साथ में इसी जगह लिख देते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू, d दोनों में अलग अलग कर देते हैं, d1 कर दिए, यहाँ d2 कर दिए। अगर दोनों इक्वेशन को साथ में पढ़ना होगा तो दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये सर्किल का इक्वेशन हो गया। ये जो है ये सर्किल है, यदि आप दोनों को एक साथ पढ़ें। कोई पूछेगा कि सर्किल कैसे होगा, तो जो मैंने एग्जांपल दिया कि तरबूज आपका स्फीयर है और नाइफ या आरी जो है वो आपका प्लेन है, अगर उससे आप कट करते हैं तो जो फिगर आपका तैयार होगा वो किस प्रकार का होगा, वो सर्कुलर टाइप का हो जाएगा। तो फाइनल यही हुआ कि अगर प्लेन का इक्वेशन कंबाइंड विथ, अगर स्फीयर का इक्वेशन कंबाइंड विथ इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर ये दोनों को एक साथ आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो सर्किल का इक्वेशन कहलाएगा। और आपका हेडिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ए सर्किल। अलग अलग सर्किल नहीं है, ये दोनों को आप एक साथ पढ़ते हैं तो सर्किल है। ठीक है, और आपका हेडिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ए सर्किल। देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल। गिवन सर्किल किस प्रकार से आपको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस dy, दोनों को ऐड करना है, दोनों को आप एक साथ ऐड करेंगे तब जाकर स्फीयर का इक्वेशन तैयार होगा। अगर आपको सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और स्फीयर का इक्वेशन उसके थ्रू लिखना है तो दोनों के इक्वेशन को आपको जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए कि तरबूज को आपने काट दिया और माइनर पार्ट को आपको हटा दिया, तो फिर आप ज्वाइंट करेंगे तब ना जाकर स्फीयर बनेगा। जिस प्रकार से आपने तरबूज को काटकर हटा दिया माइनर पार्ट को, तो फिर से आपको अटैच करना होगा तब जाकर वो सर्किल बनेगा, क्या नाम है, स्फीयर बनेगा। तो उसी प्रकार से जब आपको सर्किल का इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्फीयर एंड प्लेन मिलेगा तो क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए कांस्टेंट लगा के, मतलब स्फीयर प्लस a इनटू प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d2।
ये जो हो गया ये स्फीयर का इक्वेशन है। एक किस चीज का इक्वेशन है? स्फीयर का इक्वेशन है थ्रू द सर्किल। ये स्फीयर का इक्वेशन है थ्रू द सर्किल। एक क्लियर हो रहा है? बताइए आप लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ठीक है जी। सर हाँ ये बताइए। इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द स्फीयर ना इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल, नॉट स्फीयर। ये दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो सर्किल है। सब माइक को मत रखिए, ये दोनों का इक्वेशन एक साथ। ऊपर वाला अगर अलग अलग पढ़ेंगे, यदि आप अलग अलग पढ़ेंगे तो ऊपर वाला आपका स्फीयर है, नीचे वाला आपका प्लेन है। लेकिन दोनों के इक्वेशन को कंबाइंड अगर पढ़ना होगा एक साथ तो ये सर्किल का इक्वेशन होगा, सर्किल कहलाएगा। और अब आपको क्या करना है, एक प्ले स्फीयर का इक्वेशन लिखना है जो इस सर्किल से जाए। तो स्फीयर का इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों जो एक साथ पढ़ने पर सर्किल कहला रहा है, इसके दोनों पार्ट को जोड़ दीजिए कांस्टेंट लगा के। तो मैंने इतना प्लस के इंटू प्लेन, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल। क्लियर है? बताइए आप लोग, ठीक है जी? ठीक है सर। चलिए इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन कर रहा हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए यही क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फाइंड the equation of a sphere. Find the equation of a sphere through the point. Find the equation of a sphere through the point. Through the point, कोई पॉइंट दिया है, उसका नाम मैं P दे रहा हूं, जहां का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा। मतलब ये स्फीयर जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P से पार कर रहा है। Find the equation of a sphere through a point इतना, and the circle x square plus y square plus z square इक्वल टू a स्क्वायर, और कॉमा देकर लिखा हुआ है z बराबर 0। देखिए अब ध्यान से, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ तो मैं कांस्टेंट के तौर पर लिखा हूँ, वहां न्यूमेरिकल तौर पर आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसको ध्यान से कैसे कैसे इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे। एक स्फीयर का इक्वेशन आपको निकालना है जो किसी पॉइंट से पार कर रहा है, इसका यूज तो आप बाद में करेंगे। एक स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट से तो पास करिए जा रहा है, एंड द सर्किल, स्फीयर किस चीज से पास कर रहा है, पॉइंट से भी पास कर रहा है और सर्किल से भी पास कर रहा है। तो यहाँ आप क्या कीजिए, एंड द सर्किल, अगर इसको आप अलग अलग, एंड द सर्किल अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो देखिए ये स्फीयर है और ये प्लेन है, ये वाला पार्ट स्फीयर है और ये वाला पार्ट आपका प्लेन है। तो मैं क्या बताया कि अगर स्फीयर के इक्वेशन और प्लेन के इक्वेशन को एक साथ आप पढ़ेंगे तो वो सर्किल कहलाएगा। स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो सर्किल कहलाएगा। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो इस सर्किल से पार कर रहा है और बाद में एक बिंदु से पार कर रहा है जो किसी कांस्टेंट वगैरह के निकालने में काम करेगा। क्वेश्चन क्लियर होगा आपका? बताइए, इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन स्पष्ट है? यस सर। चलिए ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन।
लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ध्यान रखिएगा, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक जेड बराबर 0। आप ध्यान रखिए इन दोनों को मैंने एक साथ, जिसको मैंने ब्रैकेटिंग कर दिया, अलग अलग पढ़ेंगे तो स्फीयर है वो प्लेन है, लेकिन दोनों को मैं एक साथ पढ़ रहा हूं, इसलिए इसका नाम आप देखिए बगल में लिख दिया सर्किल। तो मैंने क्या माना, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू दिस सर्किल। अभी तो मैंने इक्वेशन लिखा ही नहीं है, लेकिन क्या हम लोग लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर मानने जा रहे हैं जो इस सर्किल से होके जाएगा। तो सर्किल से होके जाने वाला स्फीयर का इक्वेशन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देना है कांस्टेंट लगा के, वो आपका हो जाएगा स्फीयर का इक्वेशन। मतलब स्फीयर जो सर्किल जो स्फीयर और प्लेन के सेंस में है, वो दोनों को यदि आप ऐड कर देंगे कांस्टेंट लगा के, तो वो किस चीज का इक्वेशन कहलाएगा, स्फीयर का। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तरफ आप कर लेंगे प्लेन वाला, ए उधर चला गया था, प्लस के इनटू प्लेन का इक्वेशन जेड था। देखिए ए जो है, ये आपका किस चीज का इक्वेशन आपने मान लिया, ए जो मैंने माना, ये स्फीयर प्लस प्लेन में के लगा के मान लिया, तो ए आपका स्फीयर का इक्वेशन हुआ, ये स्फीयर का इक्वेशन हो गया। क्लियर है जी, स्फीयर का इक्वेशन कैसे आप लेट करेंगे, क्लियर है, ठीक है जी सर, जी सर। चलिए स्फीयर का इक्वेशन आप लेट कर लिए। अब इसके विषय में क्या कहा गया है कि यही जो स्फीयर है वो किसी पॉइंट से भी पास कर रहा है, ये जो स्फीयर है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। आपका आंसर तो यही है, बस इसमें कुछ चीज इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट कीजिए। यही स्फीयर उस पॉइंट से जा रहा है, इसको मैं एक लिख दे रहा हूं, लिखेंगे कि सिंस स्फीयर passing through the point sphere passing through the point P अल्फा बीटा गामा, स्फीयर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P से पार कर रहा है, तो पॉइंट P स्फीयर के इक्वेशन को क्या करेगा, जैसे ये आपने स्फीयर बना दिया, स्फीयर बना दिया, तो स्फीयर के रास्ते में आ गया कोई पॉइंट P अल्फा बीटा गामा, और इस स्फीयर का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के जेड बराबर 0। ये जो स्फीयर का इक्वेशन जो है ये है। अब स्फीयर के रास्ते में पॉइंट P आ गया, पॉइंट P स्फीयर के इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। तब आप लिख सकते हैं देयरफॉर सैटिस्फाइड कराइए, मतलब एक्स वाई जेड सब जगह वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, गलत हो जाएगा जी, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के इनटू यहां पर ये आ गया गामा इक्वल टू 0। और अब यहां से कांस्टेंट का वैल्यू आप निकाल लीजिए, यही कांस्टेंट छुपा हुआ है, तो के गामा का जो वैल्यू होगा, इधर सब को ले जाके माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से देखिए के का जो वैल्यू होगा -1 बटा गामा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रखिए ए आपका आ गया के का वैल्यू, और के का मान जो भी आ गया, कि के का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखिए और फाइनल आंसर आपका हो गया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के जेड है, तो के का मान आपने निकाल दिया -1 बटा गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। और इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, भिन्न का जोड़ एलसीएम वगैरह कर दीजिए, तो गामा आपका यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए आपका हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब के सब कांस्टेंट है, ये आपका 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बताइए समझ में आ गया तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है, ठीक है सर
हाँ बताइए। जेड जेड रहेगा ना सर? और जेड हमारे पास कहीं मिसिंग है क्या? क्या मैंने तो के, हाँ के यहाँ पर रहेगा। कहाँ गया? के जेड था, इस जगह छूटा हुआ है ना, यहाँ पर जेड है, वो छूट गया है, ठीक ना। चलिए ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार का, मैं पहले तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। अभी जो क्वेश्चन लिखा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर करके 3-4 मिनट के अंदर बताएंगे, क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। लिखिए क्वेश्चन, इस प्रकार का दिया होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, इसको आप हल करें। फाइंड द ठीक है, लिख रहे हैं आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of a sphere through the circuit. Find the equation of a sphere through the circuit. सर्किल आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, और बगल में दिया गया है आपका 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। ये दोनों को ये अलग अलग पढ़ेंगे तो स्फीयर और प्लेन है, लेकिन एक साथ पढ़ रहे हैं तो सर्किल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू द सर्किल, ये हमसे छूट गया है, यहाँ पर ये लिखा गया है थ्रू द। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू द सर्किल, थ्रू द सर्किल। हालांकि मैंने वर्डिंग किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू द सर्किल दिस, इतना, एंड ए पॉइंट, एंड ए पॉइंट 1 2 3। एक स्फीयर का इक्वेशन आपको बताना है जो स्फीयर किसी सर्किल से पास कर रहा है और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। एक स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो सर्किल से पास कर रहा है और स्फीयर के रास्ते में जैसे P पॉइंट दिए थे वहां पर 1 2 3 आ गया। इसका आंसर बताइए आप लोग 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर, नहीं आने पर बताया जाएगा। हो रहा है क्लियर?
सर क्या आंसर आ रहा है इसका? k इक्वल टू 1/3 k इक्वल टू कितना? -1/3 -1/3 बहुत पूरा बढ़िया। और आंसर है 3 × x² + y² + z² -2x ठीक है। -3y -4z -22 इक्वल टू 0। हाँ, एक करेक्ट आंसर है, सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा वहां पर। स्फीयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर करेक्ट है। और लोग बताएंगे? नहीं तो बना देते हैं फिर से। और लोग बताइए जो बात बताना चाहते हैं। 3x² + 3y² + 3z² -2x -3y + 4z = 22। -4z है, नॉट +4z, -4z है और -22। -4z। ठीक है, आपका भी करेक्ट है। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ पाए हैं वो फाइनल अब इसको कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अब तक नहीं समझ पाए हैं उनके लिए फाइनल बताया जा रहा है। पहला बात आप ये ध्यान रखें, जैसे सर्किल का इक्वेशन 2D में आपको पता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन एट ए टाइम अगर कोई पढ़ने के लिए कहता है तो दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन यदि कोई कहता है कि आप एक साथ कंबाइंड तौर पर पढ़ें तो सर्किल कहलाएगा। और जैसे मैंने वो तरबूज वाला बताया, वहां बता भी सकते हैं कि तरबूज को आप काट दिए, वहां पर सर्कुलर फिगर बन गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा फिर से तो क्या हो जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। जो नुकसान वगैरह हुआ वो के लगा दीजिएगा उसी के चलते। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू द सर्किल। अब कितना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर्किल ले दिया, बगल में स्फीयर है। तो इसी के लिए मैंने बताया कि स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन एक साथ पढ़ा जाए तो सर्किल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर through the circle, let equation of sphere through the circle, सर्किल से होकर जाने वाला स्फीयर का इक्वेशन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया x² + y² + z² -9 + k टाइम्स, ये हो गया 2x + 3y + 4z -5 = 0। ये एक साथ अगर आप कर दिए तो एक तरबूज कटा हुआ था, फिर से ये कनेक्ट कर दिए, ये स्फीयर बन गया। अब स्फीयर का इक्वेशन जब हो गया तो इसमें आपको k चाहिए, तो अभी k चाहिए तो उसके लिए क्या कहा गया है कि स्फीयर जो है सर्किल से पास किया तो आपने स्फीयर का इक्वेशन लिख दिया। अब स्फीयर के रास्ते में एक पॉइंट आ गया, स्फीयर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पार कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस दिस स्फीयर passing through, since this sphere passing through a point, किसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसको मैंने P नाम दिया और उसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, तो आपका आंसर तो ऊपर वाला ही है, बस उसमें K का वैल्यू इवैल्यूएट करके फिर से पुट कर देना है। आपका आंसर वही है, लेट करके जो यही आपका आंसर है, बस इसमें K का वैल्यू लाकर पुट कर देना है। अब स्फीयर जो है किसी पॉइंट से पास कर लिया तो पॉइंट उसको सैटिस्फाई करेगा। तो देखिए आपका ये हो गया 1 + 4 + 9 -9 + k टाइम्स, ये हो गया 2 + 6 + 12 - 5 = 0। ये 9 और 9 एलिमिनेट हो गया और देखिए कितना आ रहा है, ये आपका 5 आ गया प्लस k, 12 और 6 18, पता नहीं उल्टा तो नहीं आ गया कि 18 तो 20 और ये हो गया 5, उठपटांग आ रहा है क्या? ये आपका 15 आ रहा है, मतलब ये 15 के ठीक आ रहा है, 15 के = 0 और k का मान यदि आप मान निकालेंगे तो -1/3 आ गया। k का वैल्यू -1/3 आ गया। अब आंसर जिस कारण से आपका इनकम्प्लीट था k के चलते, वहां पर ले जाके फिर से इसको शिफ्ट कर तो लिखा जा सकता है, हेंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हेंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, x² + y² + z² -9, k के जगह पुट कर दीजिए -1/3, ये आपका हो गया 2x + 3y + 4z -5 = 0
और थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करा दें इधर, एलसीएम वगैरह जो होता है, ये हो गया 3 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 9 को आप उधरे वहीं ले चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z, और ये आपका हो गया 9 या 27, और ये प्लस हो गया 5, 27 में 5 घटेगा 22 होगा, नेगेटिव 22। यही आपका आंसर हो गया जी। यही आप लोग शायद बताए भी थे शुरू में, 2-3 लोग बताए, उनका करेक्ट था। क्लियर है? बताइए जो लोग नहीं समझ पाए, क्लियर है अब तक? ठीक है जी। हटा दें, फाइनल है? यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह में दिया गया है, आपको यहाँ से भेजा जाएगा, उसको सॉल्व करके आप देखेंगे। अभी मैं आगे इसमें बढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा ऑर्थोगोनल वाला कॉन्सेप्ट के विषय में मैं आ रहा हूँ। इसके बाद एक तरफ से सारा चीज होते जा रहा है आपका। अब दो स्फीयर को हम लोग एक तरीका से इंटरसेक्ट करा रहे हैं ऑर्थोगोनली। देखिए हेडिंग आपका ये है, फाइंड द कंडीशन, ध्यान रखिएगा, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन when two spheres, find the condition when two spheres cuts orthogonally, orthogonally, यानी आपको कंडीशन उस समय निकालना है जब दो स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटे, मतलब परपेंडिकुलर के तौर पर, उसमें आपको कंडीशन चाहिए। तो दो स्फीयर का इक्वेशन अब तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिख भी देते हैं बल्कि, या इसका हम लोग ये कर देते हैं सॉल्यूशन कहिए या एक्सप्लेनेशन। लेट टू स्फीयर्स, देखिए 100, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट स्फीयर हो गया। ऐड करके लिख देते हैं सेकंड स्फीयर आपका हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u2x 2v2y 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। आपके पास ये दोनों स्फीयर आ गए। आपको ये करना है कि दोनों के दोनों स्फीयर जो है वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो आप देखने के साथ ही दोनों स्फीयर के सेंटर रेडियस, क्योंकि पिछले क्लास में आप पढ़े हैं तो बहुत आसानी से सेंटर रेडियस का काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब तो उतना हम लोग ये कर नहीं रहे हैं, या थोड़ा सा लिख देते हैं एक तरीका से, उसी जगह तुरंत लिख देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता। लिख देते हैं इट्स सेंटर, थोड़ा सा आप समझेंगे ध्यान, इट्स सेंटर्स कर देते हैं। तो मैंने C1 का वैल्यू लिख दिया माइनस U1 माइनस V1 माइनस W1। पहला स्फीयर का सेंटर मैंने लिखा, ध्यान रखिए, पहला स्फीयर का सेंटर माइनस U माइनस V माइनस W। तो चूंकि दो स्फीयर है तो पहला का सेंटर माइनस U1 माइनस V1 माइनस W1, और साथ में दूसरा का सेंटर भी लिख देते हैं C2। दूसरा का सेंटर हो जाएगा माइनस U2 माइनस V2 माइनस W2। हालांकि अलग अलग लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि आप समझ रहे हैं बात को, कोई बड़ा चीज है नहीं। पहला स्फीयर जो लिखे हैं उसका सेंटर रेडियस में लिखना 4, और दूसरा का तो एक ही साथ लिख दिए, पहला का सेंटर हो गया, दूसरा का हो गया। एंड रेडियस के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
R1 जो है आप समझ रहे हैं बात को, U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर W1 स्क्वायर माइनस D1, और R2 आपका हो गया U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। ये क्लियर है जी? बताइए आप लोग, ये ठीक है यहाँ तक? मैंने दो स्फीयर लिखा, दोनों दिया, दोनों का सेंटर रेडियस ठीक है? ठीक है सर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ऑर्थोगोनली काटने का, देखिए मैं दोनों फिगर पर विचार कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। स्पेस कम हो जाए, छोटा छोटा स्फीयर बना रहे, देखिए आपका पहला स्फीयर हो गया और ये आपका दूसरा स्फीयर हो गया, ये दोनों ऑर्थोगोनली काटा है। ऑर्थोगोनली का मतलब दोनों के टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा 90। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये हो गया ये पहला का सेंटर और ये हो गया दूसरा स्फीयर का सेंटर, और यहाँ ध्यान रखिए यहाँ भी काटा है, नीचे भी काटा है। तो कहीं एक जगह आप कंसीडर करें जहां ये काटा है, इस पॉइंट का नाम मैंने P ले लिया, जहां ये काटा है दोनों, इधर भी नीचे काटा, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया, सिर्फ एक ही जगह से दिखा रहा है। तो ये आपका हो गया C1P और ये वाला हो गया C2P, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अगर ये ऑर्थोगोनली काट रहा है, अगर ये परपेंडिकुलरली काट रहा है, तो PC1 मतलब C1P और C2P इस जगह का जो एंगल बनेगा, ध्यान रखिए ये एंगल 90 बनेगा। अगर यदि आपको ऑर्थोगोनली कटाना है तो दोनों जगह का मतलब ये ऑर्थो लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर ऑर्थोगोनली ऑर्थोगोनली के लिए क्या हो जाएगा, एंगल C1P C2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों फिगर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटेगा तो P के पास एंगल जो होगा 90 बनेगा। तो बताइए C1 C2 P किस प्रकार का ट्रायंगल है? C1 C2 P किस प्रकार का ट्रायंगल है, बताइए जल्दी से। राइट एंगल ट्रायंगल सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए C1 C2 ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये दोनों में से एक लंब होगा, एक कर्व होगा, मतलब C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर बराबर, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। अच्छा C1P आपके पास अवेलेबल है क्या? C1P आपके पास अवेलेबल है, यस या नो? C1P अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है सर। है अवेलेबल, दैट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। C1P आपके पास मौजूद है, वही ना है, देखिए यहाँ पर है। C1P क्या है, पहला स्फीयर का रेडियस है, और C2P भी आपके पास स्फीयर है, सेकेंड स्फीयर का रेडियस है। और मात्र आपको क्या करना है, कर्व इसका निकाल देना है। ऐसे आपको मात्र कंडीशन याद रखना है कि दो स्फीयर परपेंडिकुलरली कब कटता है, खाली कंडीशन याद रखना है। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि कभी आप किसी को बताना हो या भूल गए तो तुरंत आप कंडीशन को ला भी सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ मेरा कोऑर्डिनेट है -U1 -V1 -W1, वहां का यहाँ का -U2 -V2 -W2। तो आपके पास समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए PC1 और PC2 मौजूद है। अब आपके पास हाइपोटेनस नहीं है, कर्व नहीं है, निकाल लीजिए। तो निकाला जा सकता है C1 C2, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो ये हो गया U1 U2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा V1 V2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा W1 W2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप रूट देना नहीं चाहते हैं, बाय द वे रूट देना अगर आप नहीं चाहेंगे, देंगे तब भी ठीक है, नहीं चाहेंगे तो यहाँ स्क्वायर दे दीजिए। ये आप समझ ही रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में आपको स्क्वायर से मतलब है। ये ठीक है जी, मैंने हाइपोटेनस का व्यवस्था कर लिया। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, बल्कि लिख भी रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ABC में आप चलेंगे तो क्या पाएंगे, C1 C2 का स्क्वायर मतलब हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो गया C1P का स्क्वायर, लंब स्क्वायर या जो पढ़िए C2P का स्क्वायर
समझ रहे हो बात को? यही हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये हो गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये हो गया w1 माइनस w2 का होल स्क्वायर। ये मैंने कर्ण लिख दिया। और c1p का स्क्वायर, ध्यान रखिए यहाँ पर पहला का रेडियस का नाम है c1p, ध्यान देंगे पहला के रेडियस का नाम है c1p। तो r1 का वैल्यू रूट में है और आपको ये स्क्वायर में चाहिए, ये रूट में है तो आपको चाहिए ये इसका जो वैल्यू है ये रूट में आया, c1p रूट में आया, ये स्क्वायर होगा तो रूट गायब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस v1। उसी प्रकार से अब c2p का स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट गायब हो जाएगा, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करें, फाइनल आंसर होगा। देखिए ये हो गया u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर और माइनस हो गया 2u1 u2, ये हो गया v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और ये आपका -2 v1 v2, ये हो गया w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर माइनस हो गया 2w1 w2। और दाहिना तरफ जो है वो आप फिर से लिख सकते हैं, कितना कितना था, हालांकि उसी को यूज कर लेते हैं लेकिन देखिए लिखे देते हैं u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1 और साथ में इसी जगह लिख लेते हैं u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d2। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज एलिमिनेट होगा, क्या होगा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, देखिए u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर खत्म हो गया, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर w1 w2 दोनों खत्म हो गया। देखिए फाइनल क्या आ गया, फाइनल आपका देखिए यही रिजल्ट आपको याद रखना था, इसी लंबा चौड़ा दिख रहा है। अच्छा इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, माइनस दोनों तरफ से आप एलिमिनेट कर लें, दोनों तरफ से माइनस। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट फाइनल हो रहा है 2u1 u2 प्लस हो गया 2v1 v2 प्लस हो गया 2w1 w2 बराबर हो गया d1 प्लस d2। यही चीज मतलब फाइनल आपको यही याद रखना है। मैं उधर तरीका बता दिया कि आपको कहीं बताना हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज कभी भूल गए तो आसानी से ला सकते हैं कहाँ कैसे है, और कोई चीज डिटेल से जानेंगे तो आपको याद रखने में भी थोड़ा आसानी होता है। तो देखिए यही है आपका कि दो स्फीयर यदि ऑर्थोगोनली काटेगा तो उस समय यही केस आपको याद रखना होगा 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। ये उस समय है जब दो स्फीयर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटे। बताइए ठीक है कंडीशन, ठीक है जी, इसमें समझ में आ रहा है, ये क्लियर है? यस सर। हटा दें इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट इनको लेना भूल लीजिए, इसके बाद हटा देते हैं। रुके रुके हो गया? ठीक है जी। देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा, कैसे पूछा जा सकता है, तो इसमें क्या किया जा सकता है कि u1 कहीं ना कहीं एक आध जगह इसमें कांस्टेंट छोड़ देगा, d1 d2 के जगह हो या u v w के जगह कहीं ना कहीं एक जगह कांस्टेंट छोड़ देगा। और आपसे जैसे अभी क्वेश्चन हमको सेट करना हो तो उस प्रकार का क्वेश्चन हमको सेट करके भेजा जाएगा। वो पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k both spheres cut orthogonally, for what value of k both spheres cuts orthogonally, k का क्या मान होना चाहिए ताकि दोनों स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटे। क्वेश्चन मेरे समझ में आ गया ना? दो एक कंडीशन जो है ये उस समय है जब दो स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटेगा।
देखिए क्वेश्चन इसी जगह एक एग्जांपल इस पर दिया जा रहा है। प्रूव दैट spheres prove that the spheres x square plus y square plus z square प्लस है ये आपका 6y प्लस 2z प्लस 8 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट स्फीयर हो गया। ऐड करके आप सेकेंड स्फीयर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस है 6x प्लस 8y प्लस 2z प्लस 20 इक्वल टू 0। ये दोनों स्फीयर दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ दैट द स्फीयर्स इतना एंड इतना आर ऑर्थोगोनल। ये बोला जा रहा है कि शो कीजिए कि ऑर्थोगोनल होगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं एक जगह वो क्या करेगा, कांस्टेंट लगा देगा। तो अभी तो जैसा है वैसा ही हम बना देते हैं ऑर्थोगोनल। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे आप करते हैं। सबसे पहला काम कि दोनों तरफ से आप काम कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिख देते हैं टू spheres cuts orthogonally if या when। कब कट करता है तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू होता है d1 प्लस d2। तो आप बहुत आसानी से सारा वर्क समझ रहे हैं। एलएचएस में अलग कर दीजिए, आरएचएस में अलग कर दीजिए। एलएचएस का मैटर थोड़ा अलग निकाल के देख लीजिए 2u1 u2 और मैं u1 u2 अलग से निकाल नहीं रहा हूं, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। u1 का वैल्यू कितना है होगा सर? क्या जी? प्लस यहाँ पर इनटू नहीं है, प्लस है। चलिए ठीक है। 2u1 u2 का बात हो रहा है। देखिए u1 का वैल्यू आपका 3 है, u1 का वैल्यू 3 है, u2 का भी दोनों जगह गलत लिखा गया है। यहाँ पर भी छूटा हुआ है, ठीक ना, थोड़ा सा मिसिंग है। एक सेकंड ये हो गया x स्क्वायर, ये आपका नहीं वो है ही नहीं, ठीक है। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 6y 2z 8 है, उसमें x है ही नहीं। x अगर नहीं है इसका मतलब u 0 हो गया। x नहीं होने की स्थिति में तो ये हो गया 2 into u1 का मान 0 दे दीजिए, u2 का मान आपका 3 है। 2 v1 का मान आपका 3 है, v2 का मान 4 है। 2 w1 का मान 1 है, w2 का भी मान 1 है। ये आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया टोटली का खत्म हो जाएगा। 4 दिए 12 दूनी 24 और ये 26 हो गया। एलएचएस का वैल्यू 26 की गलत हो गया जी। 4 दिए 12 दूनी 24 और ये तो 28 आ जा रहा है, गलत हो जा रहा है क्या? ये तो गलत नहीं लिखा गया है। ये 6y 2z 8, ये आपका 8y नहीं 8y सही है। नहीं सही है, मैं गलत पढ़ लिया था। इतना हो गया। और आरएचएस को यदि क्या नाम है इसका, कहां जोड़ रहा था, ये तो हो गया 2 into u1 का मान 3 और u2 का मान इतना 4 दिए, गलत तो नहीं हुआ। ये हो गया 2 u1 u2 प्लस 2 v1 v2। तो v1 का मान हो गया 3, v2 का मान 4, करेक्ट है। और इसमें यहाँ 4 है, ये इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ आपका 4z दिया हुआ है, गलत हमसे लिखा गया था। अब देखिए क्या स्थिति हो गया 2w1 w2। तो w1 का वैल्यू 1 हो गया, w2 का वैल्यू 2, तो 2 गुना 4 ये आपका 28 हो गया। और आरएचएस यदि आप निकालेंगे तो आरएचएस का मतलब हो गया d1 प्लस d2। तो d1 प्लस d2 आप करते हैं तो वो 8 है, इधर 20 है। देखिए 28 आ गया। एलएचएस भी आपका 28 था, आरएचएस भी 28 आ गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटेगा। और वहां जब आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करके देंगे। वहां किस प्रकार से होगा, एक आध जगह d1 d2 की जगह लेम्डा लगा देगा। वहां आपसे पूछा कैसे जाएगा, यहीं पर बोल देगा कि यहां लगा देगा लेम्डा। और अब पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा बोथ स्फीयर्स कट ऑर्थोगोनली। क्वेश्चन समझ रहे हैं किस प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी एक सवाल मैं बना रहा हूँ, वो लास्ट करते हैं, उसके बाद लिखिए पहले तो आप लोग को मौका दिया जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर हल करूंगा। हटा दीजिए ये स्क्रीनशॉट, जिनको लेना है ले लीजिए, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग आंसर कीजिए। हटा दे इसको। यस सर। इस क्वेश्चन को आप लोग हल करें, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो टेंजेंट प्लेन पर आधारित है, उस कॉन्सेप्ट को आप भूलेंगे नहीं, टेंजेंट प्लेन पर आधारित है। देखिए ऑप्शन दिया जाएगा, द वैल्यू ऑफ एम, द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑप्शनल कर दिया, क्वेश्चन दूसरे टाइप का था। द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द प्लेन, फॉर विच द प्लेन x plus y plus z equal to m root 3, x plus y plus z equal to m root 3 touch the sphere, touch the sphere, touch the sphere, sphere का नाम है x square plus y square plus z square minus 2x minus 2y minus 2z, और ये आपका दिया गया है -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए वो जो प्लेन है इस स्फीयर को टच करेगा। m का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि वो जो प्लेन है इस स्फीयर को टच करेगा। और मैं यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए इसमें कुछ ऑप्शन मान लीजिए 1 है, 2 है, देखिए ऑप्शन मैं अपने से बना दिया, +-3 है, अब पता नहीं क्या है, चौथा 4 है, ये अपने से बनाया जा रहा है, क्या आंसर आएगा वो तो अलग चीज है। आपको क्वेश्चन पहले तो आप हल करें, ऑप्शन तो बाद का चीज हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो प्लेन इस स्फीयर को टच करेगा। चलिए इसको बना के देखिए, 2-3 मिनट आपका टाइम है, उसके बाद मैं बनाता हूँ। क्या हो पाएगा या कैलकुलेशन करें इसको, हो जाएगा जी। हालांकि ऑप्शन लगता है करेक्ट नहीं लिखा गया है सर, आप लोग हल कीजिए उसके बाद ऑप्शन बताया जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन जो आएगा फाइनल वही करेक्ट होगा। ये अब हो पाया?
इसको आप मॉड में ले तो ज्यादा बेहतर था, माइनस वगैरह से क्लियर रहेगा। ये हो गया 3 प्लस m√3 और m√3 का मतलब वो चला जाएगा उधर। ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप का वैल्यू आया है और बाद में इसको √3 से आप ये कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है जी? बन पा रहा है आपका? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, सर नहीं आया। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करें इसको, ठीक है? इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, मारिए हटाइए। इसी प्रकार से आपको हल करना है जिस प्रकार से मैंने किया है। इसका आंसर पता नहीं दे रहा है, √3 प्लस माइनस 3 दे रहा है। हम लोग का कितना आ रहा है? √3 प्लस माइनस इतना ही आ रहा है क्या? तो उस प्रकार से हमको लगता है कि आ जा रहा है। इससे आप काटिएगा, एक जगह कट जाएगा, हो जाएगा जी? क्लियर है? m का जो वैल्यू होगा काटिएगा तो ये 3 आ जाएगा और एक जगह √3 आ जाएगा, तो दोनों आंसर वैलिड है। अब पता नहीं मोड आउट के चलते थोड़ा सा इधर उधर मैटर आ रहा है, लेकिन बनेगा इसी प्रकार से, ठीक ना? इसको आप चाहे तो प्लस माइनस में उसको काउंट कर देखिए। मैं इसको फाइनल नहीं दे रहा हूं, अच्छा रहेगा, इनकम्प्लीट का है, बनेगा इस तरीका से। देखिए यहां तक आप समझ गए होंगे। यहां मैंने क्या किया, सर्किल, अरे क्या, स्फीयर का जो रेडियस होगा वो सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर होगा। और इसको मैंने मोड भी दे दिया, तो मोड अगर हटाना है तो प्लस माइनस दे दीजिए इधर। ये हो गया प्लस माइनस, इसको आप कीजिएगा तो 3 हो गया। और इधर जो है ये आपका हो जाएगा एक तरीका से, ये वैल्यू आपका आ रहा है √3 ना, तो ये 3 प्लस m√3 बटा में हो गया √3। यही बल्कि इसको हटा लीजिए और हटाने पर ही कितना आ जाएगा, ये हो गया, तो कहीं भी प्लस माइनस दे सकते हैं। ये हो गया इतना, इसी को यदि प्लस माइनस में लेना है तो ये आपका √3 हो जाएगा और इससे ये हट जाएगा। उसी प्रकार का मैटर आ रहा है, परेशानी इसमें नहीं होना है। m√3 इसमें तो कट गया, m का जो वैल्यू है 3 माइनस √3, इसी सेंस में आ रहा है आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? मतलब बनेगा इस प्रकार से। वहां पर आपका कैलकुलेशन और सिंपल वाला आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन इसी प्रकार का आएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इस प्रकार का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, तो यही पर हम लोग लास्ट कर रहे हैं। जरूरत होगा तो कल हम लोग फिर इसको रिपीट करेंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आज, कल से आज हम नहीं भेज पाए हैं, आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन, करीब 8-10 क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको भेजेंगे, उसको आप लोग बना के देखेंगे और कल आप लोग बताएंगे कि क्या कंडीशन है उसमें। चलिए ठीक है, आज यही पर हम लोग लास्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में भेजिएगा सर। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप में ही किया जाएगा।